चलिए बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एक ऐसे बच्चे की शीट है जिसके 30 आउट ऑफ 30 आए हैं। तो इसमें देखेंगे कि उसने किस तरह से काम किया है, ताकि आप लोग भी जो बोर्ड के एग्जाम में 30 आउट ऑफ 30 आपको मिले। ये जो शीट होती है बेटा, आंसर शीट जो होगी आपकी वो 22 मार्क्स की होती है। ओके यानी कि इसमें केवल आपको 3 एक्सपेरिमेंट गिवन होंगे और उसके थ्रू आप 22 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो ऑब्वियसली आपको जो है 100% मार्क्स मिल जाते हैं, यानी 20 आउट ऑफ 20 मिल जाते हैं। बाकी 8 मार्क्स आपके वाइवा, प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल के होते हैं, जो भी प्रैक्टिकल फाइल वगैरह होती है उसके होते हैं। यहाँ इस बच्चे को जो एक्सपेरिमेंट दिया गया था वो इसमें क्या करना था बेटा, इसमें 100 ml का M/20 का मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना था और उसकी हेल्प से KMnO4 की क्या करनी थी बेटा, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ इसमें हमने तो फाइंड आउट करना था, इसमें क्या, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ को। ठीक है, आपको ऑक्जेलिक एसिड भी मिल सकता है इसकी जगह पर। ओके, अगर आपको मोलैरिटी कहे तो मोलैरिटी निकाल लीजिए, अगर स्ट्रेंथ कहे तो स्ट्रेंथ निकालिए, अगर दोनों निकालने के लिए आती है तो बेटा फिर दोनों निकालिए। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड एक्सपेरिमेंट इनको मिला था बच्चे को, वो क्या था बेटा, टू डिटेक्ट द एसिडिक और बेसिक रेडिकल, यानी कैटायन आपको निकालने के लिए आएगा इन द गिवन सॉल्ट नंबर ऑफ, हाँ यहाँ सॉल्ट नंबर आपको दे दिया जाएगा बेटा, सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ अपना नंबर डाल के अपने सॉल्ट को एनालाइज किया होगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपने लिखा होगा। नेक्स्ट थर्ड जो आता है आपका, इसमें दिया है टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो यहाँ क्या दिया था कि आपने फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना था, जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया था वो बी था। ठीक है, तो यहाँ इसने डाल दिया कि बी में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो इन्होंने आइडेंटिफाई किया होगा बच्चे ने और निकाला है। देखेंगे कि वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि इसमें किस तरह से उस बच्चे ने काम किया है। आपको पता है कि टाइट्रेशन जो होती है बेटा वो 8 मार्क्स की होती है, जो एसिडिक और बेसिक रेडिकल आपने आइडेंटिफाई करना है वो भी 8 मार्क्स का होता है। और इसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप होता है, अच्छा फंक्शनल ग्रुप वाले में आपको कई जगह क्रोमेटोग्राफी अगर कराया तो क्रोमेटोग्राफी दिया जा सकता है, और आपको फूड टेस्टिंग अगर करवाया है तो वो दिया जा सकता है, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट वगैरह निकालने के लिए आ जाता है। तो ये आपका 6 मार्क्स का होता है। बाकी आपका वाइवा, प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल 5 4+4 यानी कि 8 मार्क्स का होता है टोटल वहां पर। ठीक है, और यहाँ देखेंगे सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंट नंबर, वो आपका टाइट्रेशन से में क्या कह रहा है। सबसे पहले तो आपने देखो बेटा टाइट्रेशन में क्या करना होता है, आपने आपको यहाँ दे दिया कि M/20 का मोहर सॉल्ट 100 ml मेकअप करना है। कुछ जगह 100 ml दे देते हैं, कुछ जगह 250 ml दे देते हैं, वो देख लीजिएगा। आपको अगर 100 ml बनाया तो आपकी कैलकुलेशन 100 ml के हिसाब से होगी। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ तो आप कैलकुलेट करके आप क्या निकालेंगे, इसका वेट निकालेंगे कि मोहर सॉल्ट आपने कितना वे करना है। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, 100 ml डिस्टिल वाटर उसमें करके उसको मेकअप करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमने वेट कैलकुलेशन वाला पार्ट लिया है, टू प्रिपेयर M/20 सॉल्यूशन ऑफ मोहर सॉल्ट। तो हमने क्या करना है, M/20 का सॉल्यूशन बनाना है मोहर सॉल्ट का। तो बेटा यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या लगाते हैं हम लोग, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ वॉल्यूम आपका किसमें है, अगर यहाँ मिलीलीटर में है तो आप 1000 लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आएगा ना, तो नंबर मास यानी इसका वेट हो जाएगा जितना भी आपका सॉल्ट, हाँ मोहर सॉल्ट जो गिवन है उसका वेट ऊपर लिखना है, और यहाँ क्या हो जाएगा, मोहर सॉल्ट का मोलर मास हो जाएगा। तो मोहर सॉल्ट का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 392 होता है। अब मोलैरिटी आपको गिवन है यहाँ कितनी दी हुई थी, M/20, यानी यहाँ हम क्या रख देंगे बेटा 1/20। तो वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कितने ml दिया हुआ था, ml था ना, तो 100 ml है, ml को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, लीटर में। तो 1000 से इसको डिवाइड किया, ये ऊपर जाएगा तो 1000, यहाँ नीचे से ऊपर लेंगे तो 1000 से इसे ऊपर रखना पड़ेगा यहाँ पर। फिर ये कैलकुलेशन किया, काटा वाटा इसने, तो वेट का जो वैल्यू आ रहा है बेटा वो कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है, 1.96 ग्राम आ रहा है। ठीक है, कितना आया इसका वेट, 1.96 ग्राम। अच्छा यहाँ जो ये काटा है ना, ये आप एक काम करें बेटा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसे ये रफ वर्क ना साइड में कर लिया करें, और भी अच्छा हो जाता है फिर रादर देन। ठीक है वैसे इस बच्चे का काम, तो यहाँ इसको यहाँ पर तो बिल्कुल सही है, 1.96 ग्राम इसने वेइंग करा। देखिए इसके बाद जो आपके पास आया है टाइट्रेशन मोहर सॉल्ट का था, तो हमने मोहर सॉल्ट की आयनिक इक्वेशन लिख दिया। ठीक है ना, मोहर सॉल्ट में KMnO4 का यहाँ हाफ रिएक्शन इसके लिखा और हाफ इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों वाला लिखना है ना। तो MnO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ देखो, यहाँ से इसने आयनिक इक्वेशन यहाँ शो कर दिया। अगर ऑक्जेलिक एसिड वाला होगा तब आप ऑक्जेलिक एसिड का लिखेंगे। तो यहाँ नेट इक्वेशन यहाँ नीचे आपने दे देनी है। ठीक, फिर आपने क्या करना है बेटा, ऑब्जर्वेशन में आपने क्या करना है, सॉल्यूशन इन ब्यूरेट में क्या लिया है आपने, KMnO4 लेते हैं हम लोग।
ठीक है, पिपेट से आप क्या सक करते हैं, मोहर सॉल्ट को जो आपने मेकअप किया है M/20 का। सॉलिड आपने क्या लिया होता है, उसमें हमने 20 ml क्या डाला होता है, मोहर सॉल्ट लिया होता है, और एक टेस्ट ट्यूब उसमें डाइल्यूट H2SO4 को ऐड करते हैं। इसमें इंडिकेटर क्या यूज, इंडिकेटर हमने कौन सा लिया बेटा, KMnO4 लिया है, ये सेल्फ इंडिकेटर का काम करेगा। एंड पॉइंट क्या होगा, कलरलेस टू लाइटेस्ट पॉसिबल पिंक कलर, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, लाइटेस्ट पिंक कलर आ जाता है। देन ऑब्जर्वेशन टेबल एकदम नीट एंड क्लीन आप बनाएंगे, कोई कटिंग वटिंग ना करें बीच में। यहाँ देखो सबसे पहले आप सीरियल नंबर, देन वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट लिखना है, ब्यूरेट की रीडिंग आपने यहाँ इनिशियल और फाइनल रीडिंग लिखनी है, देन वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यहाँ पर सॉरी, इनिशियल जो होगा 0 से स्टार्ट किया है। देखो वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट आपने कितना लिया था, पिपेट से हम सक करके डालते हैं 20 ml। अगर आप 10 ml से कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ 10 ml लिखेंगे, तो कैलकुलेशन भी उसी हिसाब से करेंगे। तो इनिशियल रीडिंग जो है 0 है, देन इसकी जो बच्चे की आई थी वो 19.9 आई है। आफ्टर दैट आप 19.9 से ही आगे सीधे स्टार्ट करें, देन आपका क्या है 39.7 आया है, फिर 39.7 से इसकी 59.5 आई है। तो फर्स्ट रीडिंग तो 19.9 आई थी, लेकिन दो कॉन्ग्रेंट रीडिंग आपने निकालनी होती है। अगर तीनों आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। कोई भी दो रीडिंग कॉन्ग्रेंट होनी जरूरी होती है। तो 19.8 मिलीलीटर आ रहा है, देन 19.8, तो यहाँ कॉन्ग्रेंट रीडिंग इसकी बच्चे की क्या आई है, 19.8 मिलीलीटर आई है। ठीक है, अब यहाँ रीडिंग अब कैलकुलेशन वाले पार्ट में आपने क्या करना है बेटा, कि यहाँ इधर जो लेफ्ट साइड होगी वहां नोन लिखिए, देन राइट साइड में आप अननोन वाला लिख लिया, यानी यहाँ पे फेरस अमोनियम सल्फेट का लिखेंगे, यहाँ पर KMnO4 का लिखेंगे। तो यहाँ M1V1 इक्वल टू M2V2 होता है। अच्छा इस बच्चे ने यहाँ M2V2 होगा, चलो कोई M2V2 होगा। अब हमें पता है कि मोहर सॉल्ट के 10 मोल को KMnO4 के कितने मोल करते हैं ऑक्सीडाइज, 2 मोल। तो यहाँ डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ पर हम कर देंगे बेटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, 2 1 2, 2 5 10, तो 1:5 का रेशियो आ जाता है ना, इनमें दोनों का रेशियो जब लेते हैं तो 1:5 का आता है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, आप M1V1 अपॉन M2V2 इक्वल टू डायरेक्टली 1/5 भी लिख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। तो यहाँ M1V1 अपॉन ये, तो M2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ कैलकुलेट किया उसने। देखो अब M1 क्या है, मोलरिटी ऑफ मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट का कितना था मोलरिटी गिवन था, M/20, तो यहाँ हमने 1/20 लिखा, इनटू वॉल्यूम कितना लिया था हमने पिपेट से जो सक किया था वो 20 ml लिया था, 10 ml लेते हो तो 10 ml लिखोगे यहाँ पर। देन V2 आ रहा है 19.8 आ रहा था, है ना, और ये 5 तो आपका ये वाला है ही है। तो कैलकुलेट करने पर बेटा वैल्यू आ रही है इसकी 0.01 m, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आई है इस बच्चे की। ठीक है, और वैसे कुछ बच्चों की जैसे 0.009 आ जाए या 0.008 आ जाए वो भी सही है। ठीक है, देन स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला अप्लाई क्या करेंगे, मोलरिटी इनटू मोलर मास। ठीक है ना, मोलरिटी कितनी आ गई 0.01, और आपका मोलर मास कितना होता है KMnO4 का 158। ये चीजें तो आपको याद होनी चाहिए कि मोलर मास KMnO4 का, मोहर सॉल्ट का, ये सब चीजें पता होना चाहिए। 158 देन मल्टीप्लाई किया तो इसका स्ट्रेंथ आ रहा है बेटा 1.58। तो यहाँ देखिए 1.58 आया है। अच्छा इसका यूनिट लिखना मत भूलना, ग्राम पर लीटर में। ठीक है, ग्राम पर लीटर होगा, तो 1.58 ग्राम पर लीटर इसके स्ट्रेंथ आ गई। तो ये तो था बेटा टाइट्रेशन के बारे में। अगर आप एग्जैक्टली इस तरह से करते हैं तो कहीं कोई नंबर कटने की गुंजाइश नहीं है। देखो बेटा अभी यहाँ देखो कि रिजल्ट जरूर मेंशन करना है। द गिवन KMnO4 हैज मोलरिटी इज 0.01 m एंड स्ट्रेंथ इज 1.58 ग्राम पर लीटर। आफ्टर दैट प्रिकॉशन, कोई भी दो प्रिकॉशन आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सेकंड एक्सपेरिमेंट जो होता है बेटा वो सॉल्ट एनालिसिस होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, केटायन और एनायन को आइडेंटिफाई करते हैं। यानी कि उसमें हमने क्या निकालना होता है, एसिडिक और बेसिक रेडिकल निकालना होता है। एसिडिक रेडिकल यानी एनायन, और जो केटायन होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, बेसिक रेडिकल्स होते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, हमेशा एनायन यानी कि एसिडिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं बेटा, सॉल्ट लिया इसने, डाइल्यूट H2SO4 डाला, कोई गैस इवॉल्व नहीं होती है, इसका मतलब वीक ग्रुप जो होता है। देखो वीक और स्ट्रॉन्ग ग्रुप के लिए हम लोग कंसंट्रेटेड H2 डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं ना, तो बिल्कुल सही है कि पहला ग्रुप इसका एब्सेंट है। देन सॉल्ट में आप क्या करेंगे, जब पहला ग्रुप एब्सेंट है, डाइल्यूट डाला, कुछ काम नहीं चला, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के चेक कर लेंगे। डाला कोई कलरलेस गैस विल विद पंजेंट स्मेल इसमें से इवॉल्व हुआ है, ओके, कलरलेस गैस निकला था इसमें से, तो क्लोराइड में भी प्रेजेंट हो सकता है कि उसके अंदर क्लोराइड हो, यानी सेकंड ग्रुप प्रेजेंट है। अगर बाई चांस ये डालने पर भी कुछ नहीं होता, इसका मतलब उसमें जनरल ग्रुप होता है, फॉस्फेट या सल्फेट का आइडेंटिफिकेशन करना होता है। चलिए जी, फिर आगे देखते हैं। अगर क्लोराइड है यानी क्लोराइड ब्रोमाइड कुछ भी हो सकता है, तो आप चेक करेंगे कि कंफर्मेटरी टेस्ट डालेंगे कि आगे क्या करें इसमें। तो इसमें क्या करना है बेटा, इसमें MnO4 मैग्नीज ऑक्साइड डाला, हीट किया, ग्रीन येलोइश गैस इवॉल्व होती है, तो इट मीन्स क्लोराइड प्रेजेंट हो सकता है उसके अंदर।
देन कंफर्मेटरी टेस्ट लिखेंगे इसका एक क्लोराइड का कोई भी एक यहाँ पर जो है कंफर्मेटरी टेस्ट हम लोग लिखेंगे। तो कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या कह रहा है बेटा, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में आप क्या करेंगे, सॉल्ट लेंगे, सॉलिड K2Cr2O7 लेंगे, फिर उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालो, देन हीट किया तो डीप रेड फ्यूम्स इवॉल्व हो जाती हैं। ठीक है ना, अगर डीप रेड फ्यूम्स आ रही हैं देन हम फर्दर आगे इसको करेंगे। इन रेड फ्यूम्स को आपने क्या करना है, NaOH सॉल्यूशन से पास कराना है। तो ये कैसी हो जाएंगी, जो NaOH का सॉल्यूशन होगा इट बिकम्स येलो। ठीक है, तो ये येलो हो गया। येलो इस सॉल्यूशन में क्या डालोगे बेटा, ऑफ NaOH प्लस एसिटिक एसिड और लेड एसिटेट इसमें डाल दो, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, येलो पीपीटीज फॉर्म्ड हो जाते हैं। अगर येलो पीपीटीज फॉर्म हो जाते हैं देन क्लोराइड जो है कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एसिडिक रेडिकल आपने यहाँ एसिडिक रेडिकल आपने क्या करा, यहाँ पर निकाल लिया। अब बेसिक रेडिकल की बारी आई। बेसिक रेडिकल में देखो सॉल्ट डाला, सबसे पहले हम क्या डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, NaOH डालेंगे, देखेंगे अमोनिया की स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है। अगर अमोनिया की स्मेल आती है इसका मतलब आपके पास जीरो ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ क्या है, बच्चे का क्या है, सॉल्ट डाला, NaOH डाला, कोई स्मेल नहीं है अमोनिया की, इसका मतलब जीरो ग्रुप तो एब्सेंट है, अमोनियम तो हो नहीं सकता है। देन इसके ओरिजिनल सोल्यूशन में क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl डालेंगे। व्हाइट पीपीटीज अगर आ जाते हैं तो फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट होता है, अगर नहीं आते हैं तो फर्स्ट ग्रुप भी एब्सेंट है। अच्छा, ये हमें सारे लिखने होते हैं, ऐसा नहीं कि आपने अगर चौथा या पांचवा ग्रुप का कोई आपके पास इसमें है रेडिकल तो आप डायरेक्टली फोर्थ या फिफ्थ उसको लिखेंगे, नहीं, हम जीरो से ही स्टार्ट करेंगे और फोर्थ फिफ्थ जहां तक भी आपका है, थर्ड जो भी ग्रुप का आपके पास ये बेसिक रेडिकल आया है वहां तक आपको इनिशियली लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग से। तो पहला कोई पीपीटी नहीं आया तो फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट है। फिर आप क्या करेंगे, टू द अबव टेस्ट ट्यूब पास्ड H2S गैस। हाँ, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जब आपने डाल लिया डाइल्यूट HCl, कोई पीपीटी नहीं आया तो उसमें H2S को पास करते हैं, तब भी कोई पीपीटी नहीं आता तो ग्रुप सेकंड भी इसमें एब्सेंट हो जाएगा। फिर बेटा इसके ओरिजिनल सॉल्यूशन में क्या, फिर से ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे, एडेड अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल के चेक करते हैं पीपीटीज आते हैं नहीं आते। अगर नहीं आते हैं तो ग्रुप थर्ड भी बेटा क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड के बाद अब हमें क्या करना है बेटा, फोर्थ ग्रुप चेक करना है ना। तो फोर्थ ग्रुप के लिए आपने क्या करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। देखो बेटा, इसको क्या करेंगे, हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, H2S पास करके देखते हैं कोई डर्टी व्हाइट पीपीटीज फॉर्म्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं, इस बच्चे के नहीं हुए, तो इसने लिखा ग्रुप फोर्थ एब्सेंट। फिर बेटा क्या करना है, टू द सेकंड पार्ट, फिर इसके दो टेस्ट ट्यूब में आपने लिए थे ना इसको, तो सेकंड वाले में आप क्या डालेंगे, अमोनियम कार्बोनेट डालेंगे। अमोनियम कार्बोनेट डालने पे व्हाइट पीपीटीज फॉर्म्ड होते हैं, देन फिफ्थ ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है, अगर व्हाइट पीपीटीज बन जाते हैं तो फिफ्थ ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसमें बेरियम, स्ट्रोंशियम या कैल्शियम में से कोई एक हो सकता है। देन व्हाइट पीपीटीज, यहां से व्हाइट पीपीटीज ले लेंगे और उसमें एसिटिक एसिड डाल के चेक करेंगे पीपीटीज डिसॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पीपीटी डिसॉल्व हो गए थे, देन बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम कंफर्म, इनमें से कुछ ना कुछ तो है। देन डिवाइड इट इनटू थ्री पार्ट टू फर्स्ट एडेड K2Cr O4। पोटेशियम क्रोमेट डालेंगे, देखो तीन भाग में इसको बांट लिया इसने, थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फिर फर्स्ट वाले में इसमें पोटेशियम क्रोमेट डाल के देखो येलो पीपीटीज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर येलो पीपीटीज नहीं बन रहे हैं देन बेरियम इज एब्सेंट, अगर बन रहे हैं तो बेरियम इज प्रेजेंट। फिर सेकेंड वाले पार्ट में आप अमोनियम सल्फेट डालो कि देखेंगे कि व्हाइट पीपीटीज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर व्हाइट पीपीटीज बन जाते हैं देन स्ट्रोंशियम इज, व्हाइट पीपीटीज नहीं बन रहे हैं इस बच्चे के तो स्ट्रोंशियम एब्सेंट, अगर बन जाते हैं तो स्ट्रोंशियम प्रेजेंट है। फिर थर्ड पार्ट में आप क्या डालेंगे बेटा, अमोनियम ऑक्सलेट डाल के चेक करेंगे व्हाइट पीपीटीज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर व्हाइट पीपीटीज आर फॉर्म, देन कैल्शियम इज प्रेजेंट। यानी इस बच्चे के पास फिफ्थ ग्रुप में भी कौन सा था, कैल्शियम था। तो आपने देखा इसने सारा लिखा है पूरा ऊपर से नीचे तक कि कैल्शियम तक का ये प्रेजेंट है, ये नहीं प्रेजेंट है, तो सारी चीजें आपने देनी पड़ेगी। ओके, देन कैल्शियम हो गया। फिर आपने क्या करा है, इसमें प्लेटिनम वायर, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट भी करना होगा ना, एक तो इसमें प्लेटिनम वायर डिप्ड इनटू द कंसंट्रेटेड HCl एंड आफ्टर दैट सॉल्ट एडेड एंड पुट इन फ्लेम। अच्छा ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें जो है ना इसको कंसंट्रेटेड HCl में डिप कर लेंगे। फिर जो सॉल्ट आपको दिया था उस सॉल्ट के अंदर इसको थोड़ा सा लगाएंगे और उसको जो है फ्लेम के पास ले जाके चेक कर लेंगे, ब्रिक रेड कलर की फ्लेम आ रही है या नहीं आ रही है, वो चेक कर लेंगे। तो ये कैल्शियम इज प्रेजेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, कैल्शियम कंफर्म हो जाएगा कि अगर ब्रिक रेड कलर की फ्लेम अगर आती है तो इट मीन्स कैल्शियम कंफर्म। फिर आ जाता है बेटा रिएक्शन वाला पार्ट कि जब आप ये कर ले तो इसके बाद आपने नीचे रिएक्शंस भी देनी होती है। रिएक्शन आपकी एनायन और केटायन दोनों की हमें लिखनी है। एनायन में देखो आपने H2SO4 की प्रेजेंस में इससे बच्चे ने किया तो रेड कलर के क्रोमोराइड का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, यहाँ क्रोमिल ऑक्सीक्लोराइड बना है रेड कलर का, ये कंफर्मेटरी टेस्ट था। फिर कैल्शियम का भी दिया इन्होंने जिसमें अमोनियम ऑक्सलेट के साथ रिएक्शन कराया था, तो कैल्शियम ऑक्सलेट व्हाइट पीपीटीज इसके बनते हैं।
तो आपका क्या हो गया, फिर यहाँ रिजल्ट आपने मेंशन करना है कि आपके पास एसिटिक रेडिकल क्लोराइड था और बेसिक रेडिकल आपके पास कैल्शियम कैल्शियम था। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है बेटा, यहाँ पर था ऑर्गेनिक, आपने जो फंक्शनल ग्रुप था गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो फंक्शनल ग्रुप की चेक करने के लिए सबसे पहले आप उसके फिजिकल टेस्ट लिखेंगे। फिजिकल टेस्ट में उसकी फिजिकल स्टेट देखिए, आपको सॉलिड दिया है, लिक्विड दिया है ना, तो आपने यहाँ इसको लिक्विड मिला था, इसने लिक्विड लिखा। कलर देखेंगे, कलरलेस है, कलर्ड है, जो भी कलर है वो यहाँ मेंशन करेंगे। ऑर्डर देखेंगे, इसका स्पिरिट की स्मेल आई होगी तो इसने लाइक स्पिरिट लिखा है। सॉलिबिलिटी चेक करेंगे, यानी उसको डिस्टिल वाटर में डाल के देखेंगे वो सॉल्युबल है या नहीं है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। देन नेचर देखेंगे, इट इज न्यूट्रल, पीएच पेपर से उसको चेक कर लेंगे कि एसिडिक या बेसिक है, उसका नेचर चेक करेंगे, तो ये न्यूट्रल था। अब एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट, यहाँ पर फिर से आप एक टेबुलर फॉर्म में इसको देंगे और बहुत नीट एंड क्लीन करेंगे काम। सैंपल लेंगे, सबसे पहले सैंपल में बेयर्स रिएजेंट डाल के चेक करेंगे। कलर डिड नॉट चेंज टू येलो, अच्छा इसमें कलर चेंज नहीं हुआ था, इसका सैचुरेशन चेक करते हैं बेटा, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो यहाँ देखो ये येलो, जब बेयर्स रिएजेंट डाला तो ये येलो कलर में तो चेंज हुआ नहीं था, तो इट मीन्स ये कैसा है, अनसैचुरेटेड है, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड, सॉरी अनसैचुरेशन एब्सेंट दिखाया है ना, ये चेंज नहीं हुआ था। अगर चेंज हो जाता येलो येलो कलर में तो वो सैचुरेटेड हो जाता है, तो ये क्या है, अनसैचुरेशन को प्रेजेंट एब्सेंट बता रहा है कि यहाँ अनसैचुरेशन नहीं है। अनसैचुरेशन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, आप क्या करेंगे बेटा, अमोनिया सोडियम बाइकार्बोनेट डाल के चेक करेंगे। अगला सेकंड देखो, पहले आपने बेयर्स एजेंट डाल के चेक करा, उसका सैचुरेशन चेक किया हमने, फिर अपने सैंपल में सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, ब्रिक एफर्विसेंस आर नॉट ऑब्जर्व्ड, अगर ब्रिस्क एफर्विसेंस नहीं आ रही है देन कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें एब्सेंट होगा, ठीक है ना। बाइकार्बोनेट डाल के चेक करेंगे। फिर यहाँ पर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल के चेक करो, रेड कलर आता है या नहीं आता। अगर रेड कलर आ जाता है तो इसका मतलब उसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता नहीं है, तो आप आगे बढ़ेंगे। फिर से सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाला, रेड कलर नहीं आया, इसका मतलब अल्कोहल तो इसमें एब्सेंट है। ये सारे टेस्ट सीक्वेंस में ही आपने करने हैं। फिर आपने क्या करेंगे बेटा, सैंपल में आप क्या डालेंगे, NaOH 40% डालो और उसको दो भाग में डिवाइड कर दो। पहले पार्ट में आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में जो देखेंगे हमने क्या चेक किया, ब्लड रेड कलर के पीपीडीज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो नॉट ऑब्जर्व तो नहीं आया, तो सेकंड वाला तो करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसने क्या करा बेटा, सेकंड वाला अगर आ जाता है तो फिर सेकंड भी चेक करते हैं ना, अगर ये वाला ग्रुप आ जाता तो, अगर ये यहाँ पर दिखा था तो यानी कि इसका मतलब बेटा यहाँ पे कीटोन भी एब्सेंट है। और सेकंड टेस्ट अगर कीटोन प्रेजेंट होता, रेड ब्लड रेड कलर के पीपीडीज आ जाते, तो आप क्या करते हैं, इसमें मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन को डाल के चेक करते, वॉयलेट कलर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वॉयलेट कलर आ जाता तो इसका मतलब इसमें जो कीटोन था वो कंफर्म हो जाता, लेकिन फिलहाल ये सब नहीं आया, इसका मतलब इसका कीटोन एब्सेंट है। फिर नेक्स्ट जो होगा बेटा, वो आप एल्डिहाइड का टेस्ट बचता है, उसमें हम फेलिंग और टॉलेंट रिएजेंट से टेस्टिंग करते हैं। सैंपल में हम क्या करेंगे, सैंपल के अंदर आप क्या करेंगे बेटा, एक टेस्ट ट्यूब में फेलिंग रिएजेंट A और B मिक्स किया हुआ रखा हुआ होगा, उसको डालो, चेक करो रेड ब्राउन पीपीडीज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। इस बच्चे के रेड ब्राउन पीपीडीज आए थे, इसका मतलब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था। सैंपल में टॉलेंट रिएजेंट डाल के चेक करेंगे, देन सिल्वर मिरर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर डायरेक्टली नहीं आता, थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, इसको बटर बात के ऊपर रखकर आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे, देखेंगे उसमें सिल्वर मिरर ऑब्जर्व्ड होगा, देन एल्डिहाइड कंफर्म हो जाता है। तो बेटा यहाँ जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया था उस बच्चे का क्या आया, एल्डिहाइड इज प्रेजेंट इन अ गिवन ऑर्गेनिक सैंपल B, इसको B मिला होगा, इसको पूरे मार्क्स मिले ऐसे क्योंकि इसने कहीं कुछ चीज छोड़ी नहीं है, ठीक है। ओके बेटा, तो ये यहाँ लास्ट देखो बेटा 22 मार्क्स इस बच्चे को इसी बेस पर मिले। आपने देखा कितना सीक्वेंस में और वन बाय वन हर पॉइंट उसने मेंशन किया, एक क्वेश्चन मेंशन किया। अगर आप भी ऐसी काम करते हैं तो 20 आउट ऑफ 20 आपको भी मिलेंगे, पर मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे से अपने काम को करना पड़ेगा। और बाकी के आपके 8 मार्क्स आपके वाइवा पे डिपेंड करते हैं, आपकी प्रैक्टिकल फाइल पे डिपेंड करते हैं, ओके, आपके प्रोजेक्ट फाइल पर डिपेंड करता है। तो इस बच्चे को फुल 30 आउट ऑफ 30 मिले थे, तो इसी तरह से नीट एंड क्लीन आप काम करें, ठीक है, तो आपको भी 30 आउट ऑफ 30 मिलेंगे। थैंक यू।